एवरीवन, आज का हमारा वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि किसी नई जॉब को ज्वाइन करने वाले हैं या फिर एज अ फ्रेशर कोई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं। तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं तो उन एम्प्लॉयज़ की जो भी राइट्स होते हैं, जो भी ड्यूटीज़ होते हैं, वो कहाँ गिवन होते हैं? एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गिवन होते हैं। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि जॉब ज्वाइन करने से पहले जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जिसके अंदर उस एम्प्लॉय की जो भी राइट्स हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं, वो लिखे होते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा राइटिंग में हो और उसको साइन करने से पहले आप उसे अच्छे से पढ़ें। तो आज के हमारे वीडियो में हम इसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे, साथ साथ ये भी समझेंगे कि एम्प्लॉयज़ की क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं और क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग अ जॉब। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लीज़ अंडरस्टैंड द फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसे ढंग से पढ़िए, समझिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर करता है आपके राइट्स को एज एन एम्प्लॉय इन द प्राइवेट सेक्टर। तो यही वो कॉन्ट्रैक्ट है, यही वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर बेसिकली जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी क्या होगी, आपका काम क्या होगा, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये सब कुछ जो है ढंग से इसके अंदर लिखा होता है। इसके अलावा और भी डिटेल्स होते हैं, जैसे आपके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं। तो एम्प्लॉयर के राइट्स और ड्यूटीज़ और एम्प्लॉय की राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों ही इसके अंदर मेंशन होते हैं। इसके अलावा कभी ऐसा हो रहा है कि किसी ने आपको जॉब ऑफ़र दिया और वर्बली दे दिया कि हाँ कल से काम पे आ जाना, नहीं, प्लीज़ इंसिस्ट कि आपको प्रॉपर राइटिंग में जो है आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले, क्योंकि उसी के अंदर आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना टाइम आपको काम करना होगा, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप कोई जॉब जो है ज्वाइन कर रहे हैं आपके पास एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जिसे आपने अच्छे से पढ़ा हो, अच्छे से समझा हो। क्योंकि अगर आगे चल के जैसे आपने साइन कर दिया और बाद में आपको लग रहा है कि नहीं, ये टर्म्स और कंडीशंस तो मेरे फेवर में नहीं थी, बट आगे चल के आप इसे जो है चेंज नहीं करा सकते, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंजेस, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव करवाना बहुत ही मुश्किल है। तो जब आप इसे साइन कर रहे हैं प्लीज़ इसे ढंग से पढ़िए, सारी जो भी चीज़ें उसके अंदर लिखी हैं सब कुछ ढंग से पढ़िए, क्योंकि इसे आप बाद में चेंज नहीं करवा पाएंगे। तो ये तो बात हो गई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की। अब जब आप कोई भी जॉब जो है ज्वाइन करने वाले होते हैं या कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं तो अच्छे से उसके बारे में स्टडी करिए, उसके बारे में रिसर्च करिए। तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर जो टर्म्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो बेसिकली फैक्ट होता है, राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशन होती हैं आपकी और आपके एम्प्लॉयर की। तो ये जो टर्म्स होती हैं ये किस बेसिस पर डिसाइड की जाती हैं? आपके कैलिबर के बेसिस पर, आपके एक्सपेक्टेशन की बेसिस पर। तो आपका एम्प्लॉयर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए। जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि ये जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो उस एरिया से रिलेटेड होती हैं जहां आप ज्वाइन करने वाले हो, जिस सेक्टर में ज्वाइन करने वाले हो उससे रिलेटेड होती हैं। तो ये हैवी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, कई बार ऐसी होती हैं जिन टर्म्स के बारे में हम नहीं जानते, बट अगर हम उस सेक्टर में अप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम उस सेक्टर को रिसर्च करेंगे, समझेंगे कि क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, क्या सैलरी मिलती है, कैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, तो हमें उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझने में आसानी होगी। तो इसलिए जब भी आप कहीं भी ज्वाइन करने वाले हैं उस एरिया को, उस सेक्टर को, उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, तभी आप जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी जो टर्म्स होंगी उसे अच्छे से समझ पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको सपोज़ करिए जॉब मिल भी गई और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उस समय आपको नहीं समझ में आया और जल्दी जल्दी में आपने साइन कर दिया, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये समझ ही नहीं पाए होंगे कि जो एम्प्लॉयर है वो आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये जो जेडी है, ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इसीलिए ये जो रिसर्च है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री को एवेल्युएट करिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको पता चले कि उस इंडस्ट्री के अंदर, उस सेक्टर के अंदर जो स्टैंडर्ड सैलरी है, जो बेसिक सैलरी है, वो कितनी होती है, पे स्केल किस हिसाब से चलता है, वर्क प्रैक्टिसेस क्या हैं। और जब आप उस सेक्टर का जो मार्केट ट्रेंड है वो समझ जाएंगे, उस सेक्टर के बारे में आपको नॉलेज होगी कि क्या क्या वहाँ की प्रैक्टिसेस होती हैं, तो देयर आर हायर चांसेस कि आपको जो है प्रॉपर जॉब मिलेगी और जो आपकी सैलरी होगी वो भी उतनी होगी जो कि आप डिज़र्व करते हैं। इसके अलावा जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अप्लाई करने वाले हैं उससे अच्छे से चेक कीजिए, उसके बारे में अच्छे से पढ़िए कि वहाँ की क्या प्रैक्टिसेस हैं, कैसा वर्क एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्या पे स्केल्स हैं। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जब आपको जॉब मिलेगी, तो उस टाइम पर अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ता है तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको और भी डिटेल्स जाननी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसने वहाँ पर काम किया है या वो अभी भी काम कर रहा है, अगर आपका कोई बैचमेट है फ्रॉम कॉलेज जो कि वहाँ पर काम करता है या फिर कोई कलीग है, तो उससे भी आप बात कर सकते हो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप खुद को एवेल्युएट कीजिए, खुद के बारे में समझिए कि कौन सा सेक्टर आपके लिए अच्छा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करने वाले हैं क्या आप उसके लिए सूटेबल हैं, क्या आपको वो काम आता है, क्या वहाँ पर आप अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप वहाँ का काम अच्छे से समझते हैं, ये काम आपके लिए ही है, तो आप अच्छे से जो है जब आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो उसके लिए नेगोशिएट कर पाएंगे, एम्प्लॉयर को ये बात समझा पाएंगे कि कैसे आप यूज़फुल हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से ये जो पूरी रिसर्च है ये बहुत ही ज़रूरी है। सो बिफोर साइनिंग अ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर बिफोर इवन अप्लाइंग फॉर अ जॉब, ये रिसर्च आपको करनी चाहिए। तो जब भी आप जो है ऐसी रिसर्च करेंगे, तो जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उस टाइम पर आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अब ये तो बात हो गई कि जॉब अप्लाई करने से पहले या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जॉब मिल गई है, तो उसके अंदर बहुत सारी बेसिक डिटेल्स होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं और वो मेंशन्ड होनी चाहिए उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे सबसे पहले तो आपका नाम मेंशन होना चाहिए कि हम इस पर्सन को जो है जॉब दे रहे हैं। इसके अलावा किस डेजिग्नेशन पर आपको ये जॉब दी जा रही है, आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल रहेगा, तो जॉब की जो भी डिटेल्स हैं वो ढंग से मेंशन होनी चाहिए, आपका नाम मेंशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है वो भी प्रॉपर पूरा नाम मेंशन होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करने वाले हों। इसके अलावा जिसने आपको हायर किया है, तो जो एम्प्लॉयर का नेम है उसका नाम मेंशन होना चाहिए। तो या तो जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसका नाम, या फिर जो HR होता है यानी हेड ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसका नाम और साइन जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन केस अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि कोई इंडिविजुअल हायर कर रहा है, तो उस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर उस इंडिविजुअल का नाम स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए और वही पर्सन फिर उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी करेगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपका काम है, वो ढंग से जो है मेंशन होना चाहिए कि आपको क्यों हायर किया जा रहा है, आपके जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं, मतलब आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप क्या काम करेंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट पीरियड भी मेंशन होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लोगों को हायर किया जाता है। तो अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे मिली है तो कितने टाइम पीरियड के लिए मिली है, किस प्रोजेक्ट के लिए मिली है, ये सारी डिटेल्स जो है उस पर मेंशन होनी चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट 2 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा। तो जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होना चाहिए। सपोज़ करिए कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, आपको परमानेंट जॉब दे रहे हैं, तो उसमें भी कई बार क्या होता है, जो कुछ स्टार्टिंग के 3 मंथ्स या 6 मंथ्स होते हैं वो एक प्रोबेशनरी टाइम पीरियड होता है, यानी एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें देखा जाएगा कि आपका काम कैसा है, और अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉयर है, वो आपके काम से सेटिस्फाइड होगा तभी आपको जो है परमानेंटली जो है रख लिया जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो कितने टाइम पीरियड के लिए, किस प्रोजेक्ट के लिए, उसके बारे में। और अगर जो है परमानेंट बेसिस की है लेकिन स्टार्टिंग का टाइम पीरियड जो है प्रोबेशनरी है, ट्रेनिंग पीरियड है, तो उस केस में भी कितना टाइम प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा वो सब कुछ जो है उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा आपकी सैलरी क्या होगी या फिर जो बाकी के अलाउंसेस हैं वो क्या क्या होंगे, वो सब भी जो है आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होने चाहिए। और सैलरी और अलाउंसेस के रिगार्ड में प्लीज़ ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एक बार आपने साइन कर दिया तो फिर आप उस सैलरी को, उस अमाउंट को जो है चेंज नहीं कर सकते, ना ही उस पर नेगोशिएट कर पाएंगे अनटिल दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स। इसके अलावा प्लीज़ एक चीज़ समझिए कि आप जो है अपनी सैलरी में रेज़ जो है मांग सकते हैं बेस्ड ऑन दी कॉम्पिटिटिव मार्केट रेट्स फॉर योर जॉब पोजीशन। तो रेज़ होता है सैलरी के अंदर, वो रेज़ कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि मार्केट रेट क्या है। तो अगर आपको पहले से वर्क एक्सपीरियंस है तो उस केस में जो है आप ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं, ज़्यादा सैलरी डिमांड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है, ऐसा सर्टिफिकेट इन हायर एजुकेशन जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा, तो भी आप जो है हाइक मांग सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अलाउंसेस की बात करें, पर्क्स की बात करें जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए या फिर एचआर पॉलिसी में मेंशन होनी चाहिए, तो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो रीलोकेशन अलाउंसेस। तो अगर आप अपनी सिटी छोड़ के दूसरी सिटी में आ रहे हैं फॉर जॉब, तो उस केस में आपको वो अलाउंस मिलना चाहिए। और वर्क रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं कि अगर काम करते टाइम आपने कुछ खर्चा किया है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ खर्चा किया है, तो उसके रीएम्बर्समेंट के लिए आप एंटाइटल्ड हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई। अब अगर हम जॉब ऑफ़र की बात करें, जब आप जॉब ऑफ़र दिया जाता है तो ये कोई पासिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता है कि ठीक है, हाँ हमने आपको जॉब दे दी, यू गॉट द जॉब। नहीं, ये प्रॉपरली एक रिटन स्टेटमेंट होना चाहिए, राइटिंग के अंदर होना चाहिए। तो जब भी कोई एम्प्लॉयर जो है वो आपको हायर करना चाहता है और आपको जॉब ऑफ़र दे रहा है, तो उसे इस बारे में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो ये ऑफ़र दे रहा है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपका जॉब रोल क्या होगा, उसके टर्म्स क्या होंगे, और ऑफ़र करना पड़ेगा कुछ रेम्यूनरेशन, सैलरी या फिर बेनिफिट्स इन रिटर्न फॉर योर वर्क। तो जब आपको ये जॉब ऑफ़र दिया जाता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में आप रिप्लाई करेंगे कि आप इस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते विद इन द टाइम पीरियड, तो ये जो जॉब ऑफ़र है वो लैप्स हो जाएगा, वो चला जाएगा। कई बार जो है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं बताते कि आपको इतने टाइम पे बताना है या 2 दिन में आंसर देना है, बट फिर भी आपको एक रीज़नेबल टाइम पीरियड के अंदर जो है या तो उस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर रिजेक्ट कर लीजिए। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तो राइटिंग में होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। क्योंकि अगर ओरल फॉर्म में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या फिर ऑफ़र दिया गया है, एक्सेप्टेंस किया है, उसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है प्रूफ करना कि आप उस पर्सन के अंडर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे थे, अग्रीमेंट के टर्म्स क्या थे, उसके बारे में भी डिफ़िकल्टी होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी आपको जॉब ऑफ़र मिला है वो राइटिंग में हो, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो, क्योंकि आगे चल के अगर कोई डिस्प्यूट होता रहता है तो फिर अगर डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो कोई भी चीज़ हम प्रूफ नहीं कर सकते। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और आपको समझ में आया होगा कि कहीं भी अप्लाई करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.